जानते हो, SELS भी आप जानते हो। बेटा TALS क्या होता है? TALS होता है बेटा ट्रॉमा एडवांस लाइफ सपोर्ट। क्या होता है मेरे बच्चों? ट्रॉमा एडवांस लाइफ सपोर्ट। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, दैट इज एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, दैट इज एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। दैट CPR इज द कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। BLS का मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। मेरे बच्चों याद रखना क्या होता है CPR करने का पर्पस, BLS करने का? टू ऑक्सीजनेट द ब्रेन, द हार्ट एंड द वाइटल ऑर्गन्स। मेरे बच्चों बिकॉज विदाउट द कार्डियो पल्मोनरी फंक्शन, बिना कार्डियो पल्मोनरी फंक्शन के 4 to 6 मिनट परमानेंट ब्रेन डैमेज विल बी अकर्स। तो अगर हम कहें कि हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑक्सीजन सेंसिटिव सेल कौन सी होती है, ऑक्सीजन के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेल होता है ब्रेन में न्यूरॉन सेल, यानी बॉडी के अंदर न्यूरॉन सेल या नर्व सेल। यदि नर्व सेल को 4 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई ना मिले तो मेरे बच्चों न्यूरॉन सेल की परमानेंटली इरिवर्सिबल डेथ हो जाती है। और अगर मैं कहूं कि कौन से ऑर्गन का डेड हो जाना जस्ट द इंडिकेटर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डेथ, मेरे बच्चों यदि मैं कहूं कि कौन से ऑर्गन की डेथ हो जाए तो इसको आप डेथ का डिक्लेरेशन इंडिकेटर कहते हो। आपसे ऑप्शन में कहेगा ब्रेन की डेथ, हार्ट की डेथ, लंग्स की डेथ या किडनी की डेथ। तो मेरे बच्चों ब्रेन की डेथ हो जाना ही जस्ट द इंडिकेटर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ। और ब्रेन को 4 से 6 मिनट, ये समय याद रखें, कितने मिनट तक अगर ऑक्सीजन ना मिले तो परमानेंटली इरिवर्सिबल डेथ हो जाएगा, तो 4 to 6 मिनट। मेरे बच्चों याद रखिएगा हुआ क्या है, तो याद रखें, सुनेंगे ध्यान से बात को। जब हम बात कर रहे हैं आपसे कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन पढ़ाने जा रहे हैं मेरे बच्चों, हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ध्यान से समझना मेरे बच्चों, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, रिससिटेशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन करना। तो मेरे बच्चों हार्ट का और लंग्स का रिससिटेशन करना ही कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहलाता है। तो हार्ट एंड लंग्स का रिससिटेशन करना मतलब ये बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड O2, एंड ये क्या करता है बेटा, इस ऑक्सीजन को, इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट अप टू वाइटल ऑर्गन्स। मेरे बच्चों याद रखना, किसी भी व्यक्ति का हार्ट और लंग्स यदि अगर अरेस्ट हो जाए, इफ अरेस्ट यानी कि कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट। अंडरस्टैंड गाइस? तो कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट अगर कभी किसी का भी हो जाए तो उस स्थिति में हम लोगों को पेशेंट का करना पड़ेगा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। मेरे बच्चों हार्ट और लंग्स को रिससिटेट अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब पेशेंट की जान को बचा लिया। तो अब आप स्टार्टिंग से एक बार फिर से री एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं कि जब किसी पर्सन का हार्ट और उसके लंग्स, हार्ट और लंग्स, ये हार्ट है, ये लंग्स है। बच्चों यदि हार्ट और लंग्स यदि अगर अरेस्ट हो जाएं, यानी फंक्शनिंग करना बंद कर दे, यानी कि ये काम नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी में क्या क्या नहीं होगा मेरे बच्चों, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगा और बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर नॉन प्रैक्टिशनर भी अगर कोई पर्सन है जो ये जानता है थोड़ा सा भी CPR का महत्व, तो याद रखना मेरे बच्चों वो पर्सन क्या कर सकता है, हार्ट और लंग्स को रिससिटेट कर सकता है, यानी इन दोनों के फंक्शंस को रिस्टोर कर सकता है और पेशेंट की जान बचा सकता है। यदि ये दोनों काम नहीं करेंगे और यदि अगर 4 से 6 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो मेरे बच्चों ब्रेन का परमानेंटली डेथ हो जाएगा और ब्रेन की डेथ हो जाना ही डेथ का फाइनल इंडिकेटर होता है। हार्ट का रुक जाना इट नॉट मीन्स द पर्सन इज डाइड, लंग्स का रुक जाना इज नॉट मीन्स दैट द पर्सन इज डाइड, लेकिन कौन से ऑर्गन का रुक जाना इज द डिक्लेरेशन फॉर द डेथ, देन यू विल आंसर कि सर ब्रेन का रुक जाना ही डेथ का फाइनल डिक्लेरेशन इंडिकेटर होता है। तो मेरे बच्चों जब कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा ऐसी स्थिति में वी नीड टू जस्ट रिससिटेट द हार्ट और लंग्स। आइएगा बच्चों बात करता हूं कैसे आप रिससिटेट कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों हार्ट और लंग्स को रिससिटेट करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। एक तो हमारे पास है मेरे बच्चों BLS, जो दुनिया के हर किसी पर्सन को आना चाहिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर सोसाइटी लेवल पर
कम्युनिटी लेवल पर लोगों को BLS की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे इंडिया में तो ये मान के चलो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी ढंग से BLS करना नहीं आता है, लेकिन जो हॉस्पिटल्स हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं दोस्तों, वहां पर सोसाइटी के हर किसी पर्सन को BLS करना आता है। मेरे बच्चों याद रखना, हमारे पास हार्ट और लंग्स को रिस्टोर करने के लिए दो टेक्निक्स हैं। सबसे पहली है BLS, दूसरा है हमारे पास ACLS। मेरे बच्चों ACLS एक एडवांस मेथड है। आप समझ सकते हैं यहां पर वर्ड क्या आ गया है, एडवांस मेथड है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, कार्डियक लाइफ सपोर्ट। मेरे बच्चों कार्डियक लाइफ को बचाने के लिए किया जाने वाला एडवांस सपोर्ट। तो यहां पर ये टर्म ACLS क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि कार्डियक लाइफ को बचाने के लिए, हार्ट के जीवन को बचाने के लिए किया जाने वाला एडवांस सपोर्ट ही क्या कहलाता है मेरे बच्चों, ACLS कहलाता है। अब ACLS की बात आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मेजर्स यहां पर बताने पड़ेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मेजर्स की बात करता हूं तो मेरे बच्चों ये है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। क्या है ये, तो डिफिब्रिलेटर एक एडवांस मेथड होता है मेरे बच्चों, जो केवल मात्र आपको हॉस्पिटल के अंदर मिलेगा डिफिब्रिलेशन करना। तो ये हम लोग कह देंगे कि हॉस्पिटल में आने के बाद, तो यहां पर आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर आने के बाद आपका जो CPR, आपका जो हार्ट और पल्मोनरी यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेट करने का जो तरीका होगा वो ACLS के द्वारा होगा। लेकिन यदि मैं कहूं बेटा ऑन साइट पेशेंट है, ऑन साइट पेशेंट है, क्या है, ऑन साइट पेशेंट है यानी डिजास्टर साइट पर है या ऑन साइट पर है या आउट ऑफ हॉस्पिटल है, या मैं कहूं आउट ऑफ हॉस्पिटल है, आउट ऑफ हॉस्पिटल जहां पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो बेटा यहां पर हम हिंदुस्तानी जानते हैं कि एक जुगाड़ टेक्निक हमारे पास है। और जुगाड़ का मतलब जानते हो ना आप, जुगाड़ का मतलब होता है बेटा ऐसी टेम्परेरी टेक्निक, जुगाड़ का मतलब ऐसी टेम्परेरी टेक्निक जिसके माध्यम से हम पेशेंट की जान को बचा सकते हैं, हार्ट और लंग्स के फंक्शंस को रिस्टोर कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों यदि अगर मैं शुद्ध हिंदी भाषा के अंदर, कोटा की हाड़ौती भाषा के अंदर बोलूं आपसे, तो याद रखो बच्चों BLS एक जुगाड़ टेक्निक है और ये एक एडवांस टेक्निक है। एडवांस इक्विपमेंट्स चाहिए इसके लिए कोई एडवांस इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो पर्सन के आपके हाथ चाहिए, एक तो करने वाले के हाथ चाहिए और दूसरा करने वाले के मुंह चाहिए। आपका तो मुंह चाहिए और आपके दोनों हाथ चाहिए। अंडरस्टैंड बेटा, तो BLS करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो पर्सन जो BLS करेगा उसके दोनों हाथ और उसका मुंह। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, तो याद रखना BLS क्या है, एक जुगाड़ टेक्निक है, एक टेम्परेरी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम हार्ट और लंग्स के फंक्शंस को रिस्टोर करेंगे, जिससे कि ब्रेन की डेथ ना हो, जिससे कि पर्सन की डेथ ना हो। अब यदि अगर हॉस्पिटल में है पेशेंट तो उस कंडीशन में हम एडवांस का सहारा लेंगे, फिर BLS का सहारा कम लेंगे, नहीं लेंगे। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, जरूरत पड़ेगी तो ले सकते हैं, लेकिन हम एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की मदद से रिस्टोर करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। मेरे बच्चों याद रखना BLS का मतलब क्या होता है, तो BLS का मतलब ही होता है मेरे बच्चों बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या होता है, यानी कि बच्चों इसका मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी कि लाइफ को बचाने के लिए किया जाने वाला बेसिक सपोर्ट। तो बेटा याद रखना डेफिनेशन क्या है BLS का, लाइफ को बचाने के लिए किया जाने वाला बेसिक सपोर्ट। तो लाइफ को बचाने के लिए किया जाने वाला बेसिक सपोर्ट कहलाता है मेरे बच्चों BLS। क्या होता है, BLS। अब याद रखिएगा ये जो AED है, अब AED टोटली मैं कार्डियोलॉजी के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं मेरे बच्चों। तो AED की बात जो होती है वो कार्डियोलॉजी के अंदर से आपको देखना पड़ेगा, यानी डिफिब्रिलेटर जो है कैसे यूज करते हैं, कितना करंट होता है, क्या वोल्टेज होता है, वो हम वहां बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे स्पेशली BLS पर। तो लाइफ को बचाने के लिए बेसिक सपोर्ट कौन से हैं मेरे बच्चों, तो हमारे पास है CPR, एक ऐसा मेथड है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन ही इसको नाम दे दिया गया, इस टेक्निक को नाम दे दिया गया और इसे कहते हैं CPR। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन्स होते हैं आपको CPR की प्रायोरिटीज के अंदर, तो आइए मैं समझाता हूं मेरे बच्चों कि CPR कैसे करते हैं, क्या प्रायोरिटीज होती हैं, इस बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले when जब सबसे पहली स्थिति में देखना when we got a victim, जब हमें कोई विक्टिम मिला तो मेरे बच्चों सबसे पहला एक्शन आपका क्या होगा, तो ध्यान से समझना और वो चीजें भूल जाना जो आपने पढ़ रखा है या आपको आता है। अब जो मैं पढ़ाऊंगा उस पर ध्यान देना, अब पढ़ोगे आप रियल में, जो लेक्चर पढ़ रहे हो वो रियल आपका क्रिस्टल क्लियर लेक्चर होगा, एक एक स्टेप जो होंगी वो क्लियर होती चलेंगी, यानी कोई डाउट आपको लाइफ में नहीं बचेगा। मेरे बच्चों याद रखिएगा
समझिएगा, व्हेन वी गोट अ विक्टिम, या जब कभी भी हमें कोई विक्टिम मिला है, वी गोट अ विक्टिम, देन व्हाट वी विल डू। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो याद रखना मेरे बच्चों, सबसे पहला आपको फॉलो करना होता है DRS। क्या फॉलो करना है, DRS। फिर उसके बाद होता है ABCD। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों। तो DRS और ABCD इनका क्या मतलब है, ये कुछ शायद आपको लग रहा है कि नया ही बात आपने सीखा होगा। DRS का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों, एनीवन नो अबाउट दिस? क्या कोई जानता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द DRS? DRS का क्या मीनिंग जानते हो मेरे बच्चों? नो समझिएगा बच्चों, DRS का मीनिंग होता है D फॉर डेंजर, D फॉर डेंजर। अंडरस्टैंड गाइस। देन R4 होता है मेरे बच्चों रेस्पॉन्स। क्या होता है, रेस्पॉन्स। देन बच्चों S4 होता है सेंड इंफॉर्मेशन, सेंड मतलब कॉल। अंडरस्टैंड। तो याद रखना मेरे बच्चों, जब हम कभी भी विक्टिम, किसी भी विक्टिम को ऐसा देखते हैं जो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्टेड विक्टिम हो चुका है, कैसा विक्टिम है, अरेस्टेड विक्टिम है जिसको CPR की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला एक्शन हमारा क्या होगा, तो हमें याद रखना है DRS। बेटा DRS में सबसे पहला एक्शन होता है हमारा कि डेंजर, डेंजर, रिमूव द डेंजर। तो सबसे पहले पेशेंट को डेंजर में से रिमूव करिएगा, यानी कि जो भी उसका एनवायरमेंट है जिसमें उसकी वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। जैसे सपोज करिएगा कि कोई पर्सन है, अगर ऐसा है रूम विद फायर, रूम विद फायर, सो पेशेंट गेट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड कार्डिया एंड लंग्स अरेस्टेड। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन यदि कहूं मैं आपसे, तो पहला एक्शन आपका क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? तो पहला, फर्स्ट रिमूव द डेंजर, दूसरा है कॉल फॉर हेल्प, थर्ड ऑप्शन होगा स्टार्ट CPR, स्टार्ट CPR, और फोर्थ होगा क्लियर एयरवे, क्लियर एयरवे। क्या करने वाले हो बेटा आप? सबसे पहला एक्शन का जवाब आप क्या देंगे यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपने देखा एक ऐसा विक्टिम है जिसमें, जो रूम में बंद है, आग लगा हुआ था और उसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रहा है, तो फर्स्ट हमारा एक्शन होता है कभी भी ऐसी सिचुएशन में जिसको कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला एक्शन होगा रिमूव द डेंजर्स और सेफ्टी पेशेंट को सेफ प्लेस पर ले जाया जाए। तो हमारा सबसे पहला आंसर देना है बेटा सेफ प्लेस। सेफ प्लेस मतलब रिमूव द डेंजर। यहां तक क्रिस्टल क्लियर हो गया है मेरे बच्चों। उसके बाद आपको चेक करना है पेशेंट का रेस्पॉन्स। क्या चेक करना है मेरे बच्चों? दूसरी बात आ जाती है अब सेकंड स्टेप पर, अब आती है रेस्पॉन्स। तो इस रेस्पॉन्स वाली स्टेप को मैं उठा करके नेक्स्ट पेज पर ले जा रहा हूं। तो यहां से आप देखोगे तो आप पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना है आपको। आप फिर से प्रायोरिटीज देखिएगा मेरे बच्चों। आप देखिएगा यहां पर रेस्पॉन्स चेक करेंगे तो या तो आपको पेशेंट मिलेगा रेस्पॉन्सिव। कैसा मिलेगा मेरे बच्चों? रेस्पॉन्सिव मिलेगा। रेस्पॉन्सिव का मतलब है कि आपका जो विक्टिम है वो कॉन्शियस है। कैसा है मेरे बच्चों? कॉन्शियस है। दूसरा पेशेंट या फिर मिलेगा अनरेस्पॉन्सिव। अनरेस्पॉन्सिव का मतलब सीधा सीधा सा है कि आपका जो विक्टिम है वो बेहोश है, अनकॉन्शियस है। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों? अनकॉन्शियस है। तो रेस्पॉन्स चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। रेस्पॉन्स चेक करने के लिए मेरे बच्चों काउज टेक्निक काम में ली जाती है। कौन सी टेक्निक? काउज टेक्निक काम में ली जाती है। कौन सी टेक्निक काम में लेते हो मेरे बच्चों? काउज टेक्निक आपको काम में ले जाती है। तो पहला काउज का मतलब क्या है? कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। दूसरा ओ से मतलब होता है ओपन योर आइज। आपका दूसरा सवाल क्या होगा मेरे बच्चों? ओपन योर आइज। कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों? तो याद रखना जो काउज टेक्निक है, वो काउज टेक्निक है, दैट इज द बेस्ट टेक्निक to observe the responses of the victims. They are the unresponsive या responsive। तो responsiveness को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है मेरे बच्चों काउज टेक्निक। कैन यू हियर मी, ओपन योर आइज। देन बच्चों व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम,
एस का मतलब होता है कि जस्ट सी माई हैंड, या मेरे हाथ को देखो। इस तरह से 4 सवाल आपको पूछने होते हैं जिससे कि रिस्पॉन्स चेक करते हैं। मेरे बच्चों अब हमें 2 सिचुएशंस यहां पर मिल सकती है, या तो हमारा पेशेंट मिलेगा हमें अनरिस्पॉन्सिव, या मिलेगा मेरे बच्चों रिस्पॉन्सिव। यदि रिस्पॉन्सिव है यानी कॉन्शियस है और अनरिस्पॉन्सिव है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे और ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। मेरे बच्चों पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सीपीआर करने का उतना महत्व नहीं होगा, जिससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इसको एईडी मिलना चाहिए, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डीफैब मिलना चाहिए। इसलिए सबसे पहला प्रायोरिटी यदि मैं बोलूं मेरे बच्चों ऐसी स्थिति में कि ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी क्या होगी, तो ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी की बात करें तो मेरे बच्चों इसको मिलना चाहिए एईडी। अब एईडी तो आपके पास वहां तो अवेलेबल है नहीं है ना, तो एईडी अवेलेबल करवाने के लिए सो कॉल फॉर हेल्प। तो सबसे पहला एक्शन होगा आपका कि पहले हेल्प के लिए आप टीम को इन्फॉर्म करें, देन उसके बाद फिर भी आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, फिर भी सीपीआर तो करना ही करना है। समझ में आ गया है मेरे बच्चों, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। फिर यदि अगर मुझे मेरा पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव या कॉन्शियस मिला है, मैंने कहा कि काउज टेक्निक यूज में लिया, मैंने कहा कैन यू हियर मी, कैन यू लिसन मी, कैन यू सी मी, ओपन योर आईज, और पेशेंट ने कहा ऐसे करा उसने, ऐसे किया, क्या किया उसने, ऐसे करके किया है, तो मेरे बच्चों रिस्पॉन्ड कर रहा है। आपने कहा आंखें खोलो ऐसे करके, तो उसने थोड़ा सा ऐसा करके देखा है, मतलब रिस्पॉन्स है। प्यूपिलरी रिस्पॉन्स सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है रिस्पॉन्सिवनेस को ऑब्जर्व करने का। तो यदि हम कहें आपसे कि बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है मेरे बच्चों, तो बेस्ट रिस्पॉन्स को इंडिकेट करने वाला इंडिकेटर होता है प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, सबसे बेस्ट प्यूपिलरी रिस्पॉन्स। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स क्लियर है। तो प्यूपिलरी रिस्पॉन्स इज द बेस्ट इंडिकेटर टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द विक्टिम्स। अब रिस्पॉन्सिव मिला है यानी कॉन्शियस है, तो सबसे पहला आपका काम होगा मेरे बच्चों इमीडिएटली स्टार्ट द सीपीआर, इमीडिएटली स्टार्ट द सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और कंप्लीट द 5 साइकिल। और कितने साइकिल कंप्लीट करें मेरे बच्चों, कंप्लीट द 5 साइकिल। कितने साइकिल कंप्लीट करना है, 5 साइकिल। इसमें कितना टाइम लगता है, लगभग टेंटेटिव 2 मिनट का टाइम लगता है। तो 2 मिनट का आपको सीपीआर देना है, टेंटेटिवली आपको पेशेंट को 2 मिनट तक सीपीआर करना है, यानी कि लगभग 5 साइकिल्स कंप्लीट करना है। देन यू नीड टू कॉल फॉर द हेल्प। देन उसके बाद आप हेल्प के लिए जो इमरजेंसी टीम है, हॉस्पिटल टीम है, उसको आप बुला सकते हो, इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सकते हो मेरे बच्चों। देन आफ्टर सेकंड एक्शन क्या होगा, सेकंड एक्शन होगा कॉल फॉर हेल्प। मुझे लगता है मेरे बच्चों आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए सीपीआर की प्रायोरिटीज को सोल्व करने में। एवरीथिंग जितना क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज रियली वे ऑफ टीचिंग इज लाइक दैट अ ड्रीमिंग। अंडरस्टैंड गाइस, दैट इज नॉट पॉसिबल। इतना क्लियर आपको मैं बता रहा हूं, इसके बाद भी समझ में नहीं आए तो फिर तो ब्रह्मा जी की भक्ति करो और मस्त रहो। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, तो याद रखिए सबसे पहले मैंने बात शुरू की थी अपनी यहां से कि व्हेन वी गॉट अ विक्टिम, जब सबसे पहली बार हमने किसी विक्टिम को देखा तो पहला स्टेप हमारा होता है डीआरएस, और डीआरएस में सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है रिमूव द डेंजर। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे बच्चों, सेफ प्लेस पर लेके जाना। अंडरस्टैंड। देन उसके बाद हम चेक करते हैं रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स की बात जब आ गई थी तो मैंने यहां नेक्स्ट पेज ले लिया था। रेस्पॉन्स चेक करने के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर का जवाब दिया आपको प्यूपिलरी रेस्पॉन्स से। अब रेस्पॉन्स चेक करने का मेथड जो है, टेक्निक जो है, सबसे इफेक्टिव टेक्निक है वो है काउज। अब इस टेक्निक के माध्यम से जब रेस्पॉन्स ऑब्जर्व किया तो या तो अनरेस्पॉन्सिव मिला या रिस्पॉन्सिव मिला, या तो अनकॉन्शियस मिला या कॉन्शियस मिला। यदि अनकॉन्शियस मिला तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है एईडी, इसलिए सबसे पहला आपका जो एक्शन होगा वो होगा कॉल द हेल्प।